कॉमर्स। आई एम हरमायनी टंडन, योर बिजनेस स्टडीज मेंटर, और आज हम करेंगे 10 मिनट रिविजन सीरीज में कवर चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मीनिंग। तो प्लानिंग में हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से गोल्स किस टाइम पे कैसे अचीव करने हैं, बट उन गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं और ड्यूटीज असाइन करते हैं, तो वो ये सब हमारा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। Organizing is the process of identifying and grouping activities, assigning duties, and establishing authority to achieve business objectives efficiently. अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें ग्रुप करते हैं। अब एम्प्लॉयज़ को हम ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ को हम ये बताते हैं कि किस एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है। एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी स्टैब्लिश करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ को ये बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ को किससे ऑर्डर लेने हैं और वो किससे अकाउंटेबल होंगे, ताकि हम जो बिजनेस ऑपरेशन है उन्हें स्मूथली कंडक्ट कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जब हमारे जो टास्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स टास्क को एक ही बार में उठाने की बजाय हम उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम छोटे टास्क को स्पेशलाइजेशन से भी कर सकते हैं और हमारा फोकस भी बेटर रहता है। सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हमने जब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमने देख लिया कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सिमिलर सी है, तो अब हम उन सबको एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हैं। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हम ये देख लेते हैं कि सामने वाले एम्प्लॉय का कौन सा स्किल, कौन सी क्वालिटी, कौन सी एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो हम उसे उसके स्किल और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टास्क असाइन कर देते हैं। एंड फोर्थ, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन में ये क्लियरली बता देते हैं कि किस एम्प्लॉय को किससे ऑर्डर लेने हैं और वो किससे अकाउंटेबल होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला, स्पेशलाइजेशन। अब जब एक एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी टाइम से एक ही टास्क को करता जा रहा है, तो वो उस टास्क में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, उस टास्क को बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वे में करना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, क्लियर हायरार्की। हम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत क्लियरली बताते हैं कि किस एम्प्लॉय का रोल क्या है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन और मेस क्रिएट ना हो। थर्ड, रिसोर्स ऑप्टिमलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है हम उसे अवॉइड करें और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। फोर्थ, अडेप्टेबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेसेस को हेल्प करता है ताकि वो टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ होने वाले चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। फिफ्थ, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऑर्गेनाइजिंग ये भी इंश्योर करता है कि जो बिजनेसेस में ऑपरेशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो डेली टास्क हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मूथली कंडक्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा क्योस और मेस क्रिएट ना हो। एम्प्लॉय ग्रोथ। डेलीगेशन फॉस्टर्स इनोवेशन एंड रिलेशनशिप। जब हम डेलीगेशन के थ्रू, जो मैनेजर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सबॉर्डिनेट्स को की तरफ ट्रांसफर कर देता है, तो उससे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें लीडरशिप स्किल्स आ जाते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन को टैकल करना सीख जाते हैं और उनके स्किल्स में ग्रोथ हो जाती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इजीली अपने आप को डाइवर्स कर सकती है, अपने अंदर नई नई प्रोडक्ट लाइंस को इंक्लूड कर सकती है और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है। Organization structure. Meaning. Organization structure is the framework that defines roles, authority and relationships for smooth functioning. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो फ्रेमवर्क होता है जिसमें हमने बहुत क्लियरली बताया होता है कि किस एम्प्लॉय का क्या रोल है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उनकी क्या अथॉरिटीज़ है और उनकी अदर एम्प्लॉयज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है, ताकि हमारी जो फंक्शंस है वो बहुत स्मूथली कंडक्ट हो जाए। Need. As businesses grow, coordination becomes complex, requiring a clear structure for efficiency. अब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो बिजनेस में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, तो इसके लिए हमें एक बहुत क्लियर स्ट्रक्चर, बहुत क्लियर फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें सबकी ड्यूटी सबको पता हो और इससे ज़्यादा क्योस जो है वो मेस है क्रिएट ना हो। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। डिफरेंस। मीनिंग। जब हम जॉब्स को उनके फंक्शंस के बेसिस पे ग्रुप कर देते हैं तो वो हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जाते हैं। जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं हमने उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया, फाइनेंस से रिलेटेड जो है हमने उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया। और जब हम जॉब्स को प्रोडक्ट के बेसिस पे और जोग्राफिकल रीजन के बेसिस पे ग्रुप करते हैं तो वो हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाते हैं। जैसे मैंने सारी ज्वेलरी के लिए एक ज्वेलरी का डिपार्टमेंट बना दिया, सारी क्लोथिंग के लिए एक विमेन क्लोथिंग के लिए एक विमेन क्लोथिंग का डिपार्टमेंट बना दिया, फुटवेयर के लिए फुटवेयर का डिपार्टमेंट बना दिया। फोकस। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में फोकस हम ये रखते हैं कि हम स्पेसिफिक टास्क को बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे में कंडक्ट कर पाएं। और डिविजन स्ट्रक्चर में हमारा फोकस होता है कि हम प्रोडक्ट और रीजन स्पेसिफिक ऑपरेशंस पे ध्यान दे पाएं।
अथॉरिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं और सारी पावर उनके हाथ में रहती है। डिविजनल स्ट्रक्चर में यही हमारी डिसीजन मेकिंग पावर डिसेंट्रलाइज हो जाती है, मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास पावर होती है कि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले पाए। कॉस्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारी कॉस्ट कम लगती है क्योंकि हमें रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता। डिविजनल स्ट्रक्चर में हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगती है क्योंकि उसमें रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता क्योंकि उसमें हायरार्की जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। डिविजनल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है और वहाँ पे इसलिए वहाँ पे डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्विक लिए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट्स के विद इन, मतलब इंटरनली तो डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, बट अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट को देखो तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और डिविजनल स्ट्रक्चर में डिविजन्स के इंटरनल में कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अलग अलग डिविजन्स को अगर आप देखोगे तो उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन रहता है। अकाउंटेबिलिटी, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल हेड्स अकाउंटेबल होते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर में डिविजनल हेड्स अकाउंटेबल होते हैं। बेस्ट फॉर, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर किस बिजनेस के लिए बेस्ट होता है? वो बिजनेस जो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और जिनमें जो टास्क हैं वो बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके से किए जाते हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर उन बिजनेस के लिए बेस्ट होता है जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन होती हैं। कंक्लूजन, functional structure suits businesses needing efficiency and expertise, while divisional structure is ideal for diversification and expansion. तो functional structure उन business को suit करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा efficiency और effectively काम होगा, बहुत ज़्यादा specialized तरीके से काम होगा, और वहीं divisional structure उन businesses के लिए suitable होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा diversification होगी, बहुत ज़्यादा expansion businesses का होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जो हमने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स थे, और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप है, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। A formal organization is the official structure created by management to achieve specific goals. It is guided by rules, procedures and clearly defined rules. अब हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है जिसे मैनेजमेंट डेलिबरेटली बनाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे रूल्स भी होते हैं, हमारे प्रोसीजर्स होते हैं और क्लियरली डिफाइंड रूल्स होते हैं। और वहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन arises naturally while when employees interact socially beyond their formal roles. It is fluid, has no fixed rule and evolves based on relationship. अब जब भी जो एम्प्लॉयज हैं वो बियॉन्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे नेचुरली बन जाती है, नेचुरली क्रिएट हो जाती है। इट इज फ्लूइड, हैज नो फिक्स्ड रूल एंड इवॉल्व्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। अब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें कोई रिजिड रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और ये एम्प्लॉयज़ की आपस की रिलेशनशिप के बेसिस पर इवॉल्व होती है। नाउ, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा वो स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट हमारी अथॉरिटी के बेसिस पे क्रिएट करती है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक वो स्ट्रक्चर है जो एम्प्लॉयज़ के बीच के इंटरेक्शन और उनकी सोशल रिलेशनशिप के बेसिस पे इवॉल्व होता है। ओरिजिन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कंपनी के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बेसिस पे अराइज होती है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे सोशल इंटरेक्शंस का रिजल्ट होती है। अथॉरिटी, a formal organization arises by the virtue of position in management. अब हमारी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी होती है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर के बेसिस पे डिसाइड होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज। हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी क्या अथॉरिटी है वो हमारी पर्सनल क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। डेलीगेशन, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट की तरफ अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देता है तो वो हमारी डेलीगेशन होती है। एलिमेंट्स, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, राइट टू कमांड फ्लोज टॉप टू बॉटम। अब सामने वाले को अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने का जो हक होता है, जो राइट होता है, उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। ये टॉप टू बॉटम की तरफ फ्लो करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमें जो हमारे सुपीरियर ने ऑर्डर दिया उस टास्क को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप की तरफ जाती है। एंड थर्ड, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अब हमने जो टास्क किया उसका जो आउटकम आया उसके लिए जो हम आंसरेबल होंगे, जवाबदेही होंगे, वो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है और इसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन,
पहला, इफेक्टिव मैनेजमेंट रिड्यूसेस वर्कलोड, फोकस ऑन प्रायोरिटीज। जब सुपीरियर अपनी अथॉरिटी अपने टास्क को अपने सबॉर्डिनेट्स को की तरफ ट्रांसफर कर देगा तो उसका जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो अपनी इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस कर पाएगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट एनहांसेस स्किल्स एंड लीडरशिप। जब सीनियर जो होगा वो अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ अपने काम ट्रांसफर कर देगा तो सबॉर्डिनेट्स के पास भी 10 अलग अलग टास्क होंगे, 10 अलग अलग सिचुएशंस होगी, उन्हें भी अलग अलग सिचुएशन से डील करना आएगा, जिससे उनके स्किल्स भी एनहांस होंगे और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी इनकलकेट हो जाएंगी। मोटिवेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जब सीनियर अपने जो काम है वो जूनियर्स की तरफ ट्रांसफर करेगा और वो जो उसके जूनियर्स हैं वो 10 अलग अलग टाइप की सिचुएशंस को हैंडल करेंगे और अपने सीनियर के काम को पूरा करेंगे तो उनमें भी मोटिवेशन आएगी, उनमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट यस वी कैन डू दिस वर्क, हम अपने सीनियर के काम भी संभाल सकते हैं और सीनियर को भी उनमें ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। ग्रोथ फैसिलिटेशन प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स। अब जो काम है, जो अथॉरिटी है वो सीनियर से जूनियर की तरफ आई और जूनियर को भी अलग अलग सिचुएशंस हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो गया तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट हो जाती हैं और इससे फ्यूचर मैनेजर्स, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं। हायरार्की बेसिस डिफाइन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अब जो डेलीगेशन है ये हमारे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है और उनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना देता है। बेटर कोऑर्डिनेशन क्लैरिफाइंग रोल्स अवॉइड्स डुप्लीकेशन। अब इस डेलीगेशन से हम एम्प्लॉयज़ को क्लियरली बता सकते हैं कि उनके रोल्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और इससे टास्क का जो डुप्लीकेशन है वो नहीं होता और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बेटर हो जाता है। की पॉइंट, डेलीगेशन इज नॉट इक्वल टू एब्डिकेशन, मैनेजर रिमेन्स अकाउंटेबल। मैनेजर्स अपने टास्क अपने जूनियर को ट्रांसफर कर सकता है लेकिन अकाउंटेबल अब भी मैनेजर ही रहेगा। जैसे मम्मी ने अपने बड़े बच्चे को कह दिया कि छोटे बच्चे का होमवर्क करवाओ, लेकिन छोटे बच्चे ने होमवर्क नहीं करा, वो ढंग से, या बड़ा बच्चा होमवर्क ढंग से नहीं करा पाया और स्कूल में अगर छोटे बच्चे के मार्क्स कम आए तो अकाउंटेबल अभी भी मम्मी रहेंगी, वो बड़ा बच्चा अकाउंटेबल नहीं रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन डेफिनेशन डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स, ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जब हम डिसीजन मेकिंग पावर को लोअर लेवल्स में भी ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब मैनेजमेंट में जब हम डिसीजन मेकिंग पावर को डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स के पास होती है तो वो हमारा सेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, ऑपोजिट हैं। की कंसेप्ट, अथॉरिटी पुश डाउन द हायरार्की। जो हमारी अथॉरिटी होती है वो सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की। बैलेंस नीडेड बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खाली सेंट्रलाइजेशन या खाली डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस पे काम नहीं कर सकती, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए क्योंकि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सेंट्रलाइजेशन के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं। ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन इज इक्वल्स टू मोर डिसीजन एट लोअर लेवल्स। जब हम डिसीजन मेकिंग पावर को नीचे की तरफ पुश कर देंगे, नीचे की लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम डिसीजन लेने की पावर दे देंगे तो उससे लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा नए नए डिसीजन लिए जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, पहला, डेवलप्स इनिशिएटिव, बिल्ड सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। अब जब लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास भी ये पावर आ गई कि वो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं तो वो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, वो बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ मुड़ के नहीं जाएंगे, उनसे बार बार नहीं पूछेंगे कि हमें कौन सा काम कैसे करना है और उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। मैनेजरियल टैलेंट प्रिपेयर्स फ्यूचर लीडर्स। अब जब लोअर लेवल मैनेजमेंट पे भी जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजंस लेने की पावर रखते होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट हो जाएंगी और फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। क्विक डिसीजन मेकिंग रिड्यूसेस डिलेज एंड इम्प्रूव्स अडेप्टेबिलिटी। अब जब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने लेवल पे डिसीजन ले पा रही है, बार बार उन्हें टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं जाना पड़ रहा है तो डिसीजंस लेने में जो डिलेज हैं वो नहीं होंगी और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल चेंजेस को हो जाएगी। रिलीव टू टॉप लेवल मैनेजमेंट अलाउज फोकस ऑन की पॉइंट्स। अब जब सारे जो डिसीजंस है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को नहीं लेने तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो वर्कलोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वो अपने की डिसीजंस, की पॉइंट्स पर फोकस कर पाते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, एनहांसेस डिपार्टमेंटल ऑटोनॉमी एंड कॉम्पिटिशंस। अब डिपार्टमेंट्स के पास अपने अपने लेवल पे
डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, इससे उन्हें फ्रीडम मिल जाता है और आपस में उनका कंपटीशन भी बढ़ जाता है। बेटर कंट्रोल, परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इम्प्रूव। अब जब डिपार्टमेंट्स के पास डिसीजन लेने की पावर आ गई तो उनकी परफॉर्मेंस भी मेजर की जा सकती है, और अगर कोई गलती है तो उन्हें सही करके उनकी परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सकता है, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। कॉशन, एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन में कॉज डी इंटीग्रेशन। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन को भी हमें बहुत एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन डिसइंटीग्रेशन कर सकती है। एंड सेकेंड, बैलेंस विद सेंट्रलाइजेशन फॉर मेजर पॉलिसी डिसीजंस। हमें डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस सेंट्रलाइजेशन के साथ करके रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ऐसे डिसीजन को हमें सेंट्रलाइज्ड वे में लेना पड़ता है, उन्हें हम लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, एंड आज हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। If you have any doubts regarding this chapter or regarding any other chapter in business studies, you can comment in the comment section and we will try to resolve your query as soon as possible. And all the best for your preparation, all the best for your board exams, and bye bye.